तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर से, डेट इज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखिए, आज का ये सेशन काफ़ी एक तरीके से कहूँ इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होगा हमारा, क्योंकि इस सेशन में हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो अपने पोर्टफोलियो के बारे में सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। देखिए, सब्जेक्ट से अलग हटके एक चीज़ बताता हूँ, एएफएम जो आपका सब्जेक्ट है वो आपकी रियल लाइफ में भी काफ़ी मदद करता है। रियल लाइफ में कैसे सर ये आपको मदद करता है, आप यकीन नहीं मानेंगे। एज अ स्टूडेंट मैंने भी एएफएम सब्जेक्ट पढ़ा और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को अपनी लाइफ में अप्लाई किया। और यकीन मानिए कि ये जो सब्जेक्ट है, इसकी अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। जो आपकी स्टॉक मार्केट होती है, जो शेयर मार्केट होती है, इन सभी के बारे में स्टडी करने में। दूसरा, आप अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ एक तरीके से पैसिव इनकम भी अर्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ एएफएम, क्योंकि एएफएम की जो नॉलेज है वो इतनी अच्छी, मतलब हम कह सकते हैं इतनी वास्ट लेवल की हमको नॉलेज प्रोवाइड कराता है अबाउट शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड हम अपने जो फंड्स हैं उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम कहते हैं काफ़ी प्रिसाइजली हमको बताता है कि आपको अपने फंड्स को कैसे मैनेज करना चाहिए, जैसे जिससे कि आप अपनी जो ग्रोथ है वो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही कर सकते हैं। तो मैंने अपनी रियल लाइफ में भी इसका यूज़ किया है। बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का तो मैं यूज़ करता ही हूँ। कैसे, जो अपना पोर्टफोलियो होता है, जब बेसिकली मैं जो ऐप यूज़ करता हूँ वो ग्रो यूज़ करता हूँ, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा। ये जो ऐप यूज़ करता हूँ मैं ग्रो, इसमें काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी मैंने देखी है कि कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट इसमें होती है। दूसरा, मेरा अपना खुद का भी पोर्टफोलियो है, उसमें भी मैं सारी चीज़ों को इनको अप्लाई करता हूँ। यकीन मानेंगे आप कि काफ़ी पैसिव इनकम तो मैं अपने इस ऐप से ही जनरेट कर लेता हूँ बाय मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन द पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियो का मतलब है कि काफ़ी सारे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा के, म्यूचुअल फंड्स में हम पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट से पैसा अर्न कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो मेरे को नॉलेज प्रोवाइड हुई है वो केवल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर है, जो आपका ये काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको प्रोवाइड कराता है। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से। ठीक है, पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। पोर्टफोलियो का सिंपल सा मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जब आप काफ़ी सारी कंपनीज की इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं या डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन सभी के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का मतलब सिंपल सा है आपका, जब आप जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में भी आपने जैसे रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, आईटीसी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया। देन इन सभी, इस पूरा जो हम कह सकते हैं पूरी आपकी जो स्कीम है, या पूरा आपका जो परफॉर्मा है जो आपने इन्वेस्टमेंट के करके बनाया है, इसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का मतलब सिंपल सा है, जो आपका कॉम्बिनेशन है ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड या डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट, देन उसी को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। अब इसी पोर्टफोलियो के मैनेजमेंट के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो हमारा कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसी से मतलब नहीं है, शेयर मार्केट से ही मतलब नहीं है, कहीं भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं टू जनरेट रिटर्न। बेसिकली हमको अल्टीमेटली कमाना क्या है, हमको रिटर्न कमाना है, अपना जो पैसा है उसको ग्रो करना है बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट टू अर्न रिटर्न्स। अब देखिए, जब आपका ऑब्जेक्टिव है रिटर्न कमाने का, तो आपको पता होगा इस दुनिया में कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलता है। अगर आपको किसी भी चीज़ पे अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कमानी है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको बियर करना पड़ेगा। बियर करने से मतलब क्या है, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ रिस्क उठाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि विदाउट रिस्क यू कांट अर्न रिटर्न, वो वाली चीज़ है इसमें कि आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। रिस्क है तो इश्क है, वो बेसिकली ये डायलॉग मैंने मार दिया आपको। लेकिन आपको पता होगा कि विदाउट टेकिंग रिस्क आप रिटर्न कमा ही नहीं सकते। और रही बात आपकी एक हम कह सकते हैं कि रिस्क फ्री बॉन्ड्स भी होते हैं। सर आप कहेंगे कि हम तो विदाउट एनी रिस्क हम रिटर्न कमा सकते हैं बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री बॉन्ड। तो मैं आपको बता दूं, देखो वो रिस्क फ्री बॉन्ड्स जो हम उनको कहते हैं रिस्क फ्री, वो हम इसलिए कहते हैं उनको रिस्क फ्री क्योंकि वो सरकारी बॉन्ड होते हैं, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए हम उनको रिस्क फ्री बॉन्ड पे कहते हैं। लेकिन अगर आप असलियत में देखेंगे तो वो बॉन्ड्स भी आपके रिस्क फ्री नहीं है, क्योंकि अभी तो आपको जो है सरकार गारंटी दे रही है उन बॉन्ड्स की कि वो उसकी जो ऑब्लिगेशन है उसको वो फुलफिल करेंगे। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार के पास इतना फंड्स ही ना हो वो आपको पेमेंट कर पाए। तो कोई भी चीज़ आपकी रिस्क फ्री नहीं होती, आप हर चीज़ में रिस्क उठाते हैं। तो ऐसा आप कभी भी भूल में ना रहे कि विदाउट एनी रिस्क यू कैन अर्न रिटर्न। और देखिए, इन्वेस्टर का काम ही होता है रिस्क उठा के रिटर्न कमाना। तो देखिए, अपने चैप्टर पे आते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के पीछे जो हमारा मकसद होता है वो केवल और केवल रिटर्न कमाने का होता है। अब देखो, रिटर्न जब हम कमाते हैं तो हमको रिस्क भी उसका उठाना पड़ता है। अब हम इस चैप्टर में जो बात करेंगे उस रिस्क की ही बात करेंगे, जो हम रिस्क उठाते हैं
इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें जो हमारा रिस्क होता है उसी की हम बात करेंगे। अब जो रिस्क है अब उसको हम कैलकुलेट करेंगे इस चैप्टर में विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग, हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट की मदद से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आपका हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज करेंगे, कोवेरिएंस का यूज करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज करेंगे। बेसिकली ये सारे आपके मेजर्स हैं जिससे हम अपना जो रिस्क है उसको एक तरीके से न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, मैथमेटिकली मेजर कर सकते हैं। वैसे अगर आप कहेंगे नॉर्मली रिस्क क्या है, रिस्क को आपको डिफाइन करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा जब तक आपके पास उसका न्यूमेरिकल फिगर ना हो, क्वांटिटेटिव उसके फिगर्स ना हो। तो क्वांटिटेटिव भाषा में अगर रिस्क को आपको क्लासिफाई करना है तो आपको इन सारे मेजर्स की मदद लेनी पड़ती है, और बहुत सारे काफ़ी सारे मेजर्स हैं जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ये मैंने बेसिकली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है आपको। तो सबसे पहले हम जो उसमें रिस्क के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम रिस्क को मेजर करते हैं वो हमारा आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को भी समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल किस चीज़ का है, एग्जाम्पल है आपका रिटर्न का। रिटर्न जो आप कमाते हैं, रिटर्न मतलब जो आप अर्निंग कमाते हैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आई वांटेड टू हैव इन्वेस्टमेंट इन द रिलायंस लिमिटेड के स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, रिटर्न ऑफ विच आर गिवन बिलो। मतलब ऐसा है कि मेरी बहुत अच्छा है अंदर से कि मेरे को जो है रिलायंस की कंपनी के स्टॉक्स खरीदने हैं। अब मेरे को क्योंकि रिलायंस की कंपनी के स्टॉक्स खरीदने हैं तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो उसके पिछले 5 साल का डाटा है जो उसकी रिटर्न्स का, तो मैंने वो मैंने जो उसके पिछले पुरानी 5 साल का रिटर्न का डेटा इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है। तो अब मैंने देखा कि रिटर्न रिलायंस का पहली साल में, जैसे मैंने 5 साल का डेटा लिया तो पहली साल में रिलायंस ने रिटर्न कमाया 10% का, दूसरी साल में 12% का, तीसरी साल में 8% का, चौथी साल में उसने कमाया 7% का, और पांचवी साल में 10.5% का। अब देखो मेरे को, अब मैंने देखा कि रिलायंस के स्टॉक से मेरे को रिटर्न तो आ रहा है लेकिन साथ में एक रिस्क भी है। रिस्क क्या है कि कभी तो हमारा रिटर्न 10 से 12 हो रहा है, कभी तो जो हमारा रिटर्न है वो बढ़ गया है, और कभी हमारा रिटर्न घट के 8% हो गया। तो कहीं ना कहीं इसमें एक रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क इन्वॉल्व है कि हमारी रिटर्न बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो आप देख ही रहे होंगे कि जब इस तरीके का हमको रिस्क इन्वॉल्व होता है तो उसको मेजर करना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो रिलायंस का हमने रिटर्न देख लिया था, पिछले 5 सालों का हमारा रिटर्न रिलायंस का ही था, तो इसमें हमको रिस्क लगा हुआ था। कभी हमारा रिटर्न बढ़ के 12% हो रहा है तो इसका मतलब इधर भी कहीं ना कहीं हमारा रिस्क इन्वॉल्व है कि हमारा कभी रिटर्न ज़्यादा हो रहा है तो कभी हमारा रिटर्न कम हो रहा है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अब हमारे पास मैंने पिछले 5 साल का डेटा उठाया रिलायंस का, तो मेरे को रिटर्न के बारे में उसकी जानकारी मिली। अब मैंने इस पिछले 5 साल का जो डाटा है रिलायंस का, इसके बेसिस पर मैंने एक एस्टीमेट कह सकता हूँ, एस्टीमेट, या मैं कहूँ एक एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं निकालना चाहता हूँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब क्या है, अगर मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा देन मुझको कितना रिटर्न मिलेगा। अभी तक तो ये पिछले 5 साल का डाटा है। अगर मैं आज खड़ा हूँ, डे वन पे अगर मैं खड़ा हूँ, तो डे वन पे अगर आज मैं RIL के स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ देन मुझको कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड होगा, उस रिटर्न को निकालते हैं अब हम। उस जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा वो क्या होगा, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होगा वो हमारा क्या होगा, बेसिकली इन जो पांचों साल की जो रिटर्न है इसका एवरेज रिटर्न ही हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न होगी। अब देखिए, कोई मुझसे पूछे कि आप रिलायंस के स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं, कि मैं कहता हूँ कि हाँ सर बिल्कुल लगाना चाहते हैं रिलायंस के स्टॉक में, तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक आपको कितना रिटर्न जनरेट करेगा देगा। तो मैंने उसके पिछले 5 साल का डाटा उठाया, तो उसके पिछले 5 साल के डेटा के बेसिस पे मैंने कहा कि देखिए एक एवरेज रिटर्न में निकालूंगा, एक एवरेज रिटर्न में इन सब का निकालता हूँ, देन उतना रिटर्न तो मैं कम से कम मिनिमम एक्सपेक्ट करता हूँ। तो उस जो हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न या एवरेज रिटर्न। तो एवरेज रिटर्न आपको समझ में आया होगा। एवरेज रिटर्न का मतलब सिंपल सा है कि जो आपके पिछले 5 साल का रिटर्न है, तो उन सभी का आप एवरेज ले लेंगे, सभी को ऐड करेंगे, 10 + 12 + 8 + 7 + 10.5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, देन आपको एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। एवरेज रिटर्न यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न। जो आप डे वन पे अगर पैसा लगाएंगे तो आप कम से कम इतना पैसा तो इतना रिटर्न तो आप रिलायंस के स्टॉक से एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो अभी मैं केवल आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब मैंने अभी आपको समझाया जस्ट। एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब सिंपल सा है, जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं इन फ्यूचर, रिटर्न एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, जो नियर बाय फ्यूचर में आप रिटर्न को एक्सपेक्ट करेंगे उसी को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। और अगर आपको कोई भी सैंपल दे रखा है तो उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालेंगे, जो पिछले 5 साल का डेटा है उसी का एवरेज, या हम बोल सकते हैं उसका मीन, एवरेज या फिर मीन जो रिटर्न होता है आपका, उसी को हम बोलते हैं आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो अभी तक आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब समझ में आया होगा।
अब बात करते हैं, देखिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था केवल एक्सपेक्टेड रिटर्न को समझने के लिए। अब हम जो बात करेंगे, जो हमारे मीजर्स हैं जिसकी वजह से हम रिस्क को मीजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, उन मीजर्स की हम बात करेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स की, उन फॉर्मूलाज की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन की। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को समझने से पहले हम समझते हैं मतलब डेविएशन का। डेविएशन का सिंपल सा मतलब होता है, डेविएशन का मतलब होता है आपका बेसिकली रिस्क बोल सकता हूँ, या मैं ऐसे बोलूँ, डेविएशन का मतलब होता है आपका डिपार्चर फ्रॉम एक्सपेक्टेड गोल। मैं ऐसे कह सकता हूँ, अगर मैं कहूँ कि आप अपने गोल से डेविएट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने जो गोल है उससे डिपार्चर हो रहे हैं। डेविएशन का मतलब सिंपल सा है कि आप जो आपका ऑब्जेक्टिव है और जो आपकी जो एक्चुअल पोजीशन है उसमें कितना अंतर है, उसी को मीजर करेगा आपका डेविएशन। तो ऐसे ही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये मीजर करता है जो आपका एक्चुअल रिटर्न है और जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा उसी को मीजर करने वाले जो फैक्टर होता है उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने बात करी थी रिस्क की, तो सबसे पहले रिस्क का मतलब ही समझते हैं। रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब सिंपल सा है, रिस्क का मतलब है कि आपका जो एक्चुअल रिटर्न है और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, या हम कह सकते हैं कितना इन दोनों के बीच में अंतर आ सकता है, उसी चीज को मीजर करता है आपका रिस्क। वही चीज है आपकी रिस्क। रिस्क का सिंपल सा मतलब है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच का जो डिफरेंस है वही आपका रिस्क है। तो अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने अभी बताया, डेविएशन का मतलब भी आपका रिस्क ही होता है, जो कि मीजर करता है वेरिएबिलिटी, हम कह सकते हैं, बिटवीन द एक्चुअल रिटर्न एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल सी आपकी डेफिनेशन है, it is the measure that measure the difference between the expected return and the actual return। एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच का जो डिफरेंस है, बेसिकली ये आपका रिस्क ही हो गया। एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम रिस्क ही नाम देते हैं। रिस्क को मीजर करता है उसी फैक्टर को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्सपेक्टेड रिटर्न का दूसरा नाम होता है मैं एस्टिमेटेड रिटर्न। सेम वर्ड्स है, एक्सपेक्टेड बोल लो या फिर एस्टिमेटेड रिटर्न बोल लो। तो एस्टिमेटेड या एक्चुअल रिटर्न के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं रिस्क, और जो फैक्टर जो रिस्क को मीजर करता है उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी तक तो हम केवल इसकी जो थ्योरेटिकल लैंग्वेज है उसी को हमने समझा है। अब हम इसका जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। देखिए हमने एग्जांपल ले रखा है अपने RIL के ही रिटर्न हमने ले रखे हैं रिलायंस का। अगर हम रिलायंस के शेयर्स में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कोई एक इन्वेस्टर, जैसे राघव एक इन्वेस्टर है, उसकी बहुत ज़्यादा ही हम कह सकते हैं विलिंगनेस है, वो रिलायंस का स्टॉक खरीदना चाहता है, लेकिन क्योंकि राघव AFM का स्टूडेंट है, AFM वो पढ़ता है, CA फाइनल का वो स्टूडेंट है, तो उसने क्या किया, सबसे पहले ही कैलकुलेट किया कि रिलायंस के अगर स्टॉक में वो पैसा लगाएगा तो उसको रिटर्न कितना मिलेगा, कितना वो रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। तो उसने सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला था। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम ऊपर निकाल ही चुके थे। कैसे निकाला था उसने, इन सभी रिटर्न्स का एवरेज जो रिटर्न है वो उतना एक्सपेक्ट करेगा कि रिलायंस का स्टॉक हमको एटलीस्ट इतना प्रोवाइड करे। तो सेम हमने डाटा यूज किया है अपने रिलायंस के स्टॉक का। पिछले 5 साल का रिटर्न दे रखा है 10%, 12%, 8%, 7%, 10.5%। इसके बेसिस पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला राघव को, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था, जो अगर वो डे वन पे रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा तो वो कम से कम 9.5% पर एनम का रिटर्न एक्सपेक्ट करता है रिलायंस से। अब लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि आप रिलायंस के स्टॉक में पैसा लगाए तो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क भी इन्वॉल्व होगा। रिस्क क्या इन्वॉल्व है कि आपका जो रिटर्न है, जो एक्चुअल रिटर्न है, वो आपका 9.5 की जगह आपका 10 भी हो सकता है, आपका 12 भी हो सकता है, आपका 8 भी हो सकता है, या फिर आपका 7 भी हो सकता है, या फिर आपका 6 भी हो सकता है, या फिर आपका हम कह सकते हैं 0% भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं -5% भी हो सकता है। तो आपका ये कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व है इसमें, कि आपका जो रिटर्न है या तो बढ़ भी सकता है या आपका रिटर्न कम भी हो सकता है। तो इसी जो रिस्क है, इसी जो वेरिएबिलिटी है, इसी वेरिएबिलिटी को मीजर करता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब समझते हैं कि कैसे करता है ये। अपनी नोटबुक में आ जाते हैं, अपने नोट्स के अलावा नोटबुक में आते हैं हम लोग। तो इसी एग्जांपल को अपनी नोटबुक में कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमको RIL का जो स्टॉक है, रिलायंस का स्टॉक है, उसकी रिटर्न बता रखी है। 5 साल की हमको रिटर्न दे रखी है। पिछले 5 साल की रिटर्न RIL के स्टॉक की कितनी कितनी है आपकी, 10, 12, 8, 10%, 12%, 8%, और बता रखा है आपको 7 और 10.5, 7% और 10.5%। आपको ये रिलायंस का स्टॉक है उसके पिछले 5 साल की रिटर्न दे रखी है।
अब जो आपको ये रिटर्न दे रखे हैं ये आपकी पास्ट रिटर्न है, एक तरीके से आपका पास्ट डाटा है। अब इसके बेसिस पे जो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न होगी, अगर हम रिलायंस के स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो वो क्या होगी, हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न होगी आपकी बेसिकली एवरेज रिटर्न। एवरेज जो होगा इन सबका वो आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न होगी, इतनी रिटर्न तो आप कम से कम एक्सपेक्ट करेंगे। आप RIL के स्टॉक में पैसा लगाएंगे, डेट इज 10 + 12, 10 + 12 +8 +7 +10.5 डिवाइडेड बाय आपके कितने साल का आपने डेटा लिया था, आपने लिया था 5 ईयर्स का। तो आपकी जो एवरेज रिटर्न निकल के आती है, सभी करेंगे 10 + 12 +8 +7 +10.5 डेट इज 47.5 डिवाइडेड बाय 5। तो आपकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल के आएगी फ्रॉम RIL के स्टॉक से 9.5% की निकल के आती है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न भी आ गई। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है हमारा। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ही होता है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ही होता है एक ऐसा मीज़र होता है हमारा, एक ऐसा मीज़र होता है जो कि हमारा कैलकुलेट करता है, हम कह सकते हैं मीज़र ही करता है आपका एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच में जो डिफरेंस होता है, एक्चुअल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है इसके बीच का जो भी रिस्क होता है उसको ये मीज़र करता है। कैलकुलेट रिस्क बिटवीन एक्चुअल रिटर्न एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न तो है ही, अब बात आती है एक्चुअल रिटर्न हम कैसे निकालें। देखिए आपको क्या है, आपको जब भी पास्ट डाटा दे रखा होता है तो आपको आप ये मान के चलते हैं, आप रिस्क जो निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा ये मान के निकालेंगे कि जो आपका पास्ट डाटा है, जो आपकी पास्ट रिटर्न है वो ही आपकी फ्यूचर में कंटिन्यू होगी। मतलब जो आने वाला 6th ईयर है, जो आने वाला 6th ईयर है उसमें जो रिटर्न आएगी वो आपकी एज इट इज ये कंटिन्यू होती चलेगी। ये ऐसा हम अजम्पशन लेके चलते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ डाटा दे नहीं रखा होता है एक्चुअल रिटर्न हमारे पास कितनी होगी, तो हम इसी को जो पास्ट रिटर्न है उसी को हम अपनी एक्चुअल रिटर्न मान के चलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक्चुअल रिटर्न। तो हमारे पास एक्चुअल रिटर्न भी है और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी है। तो हम अपनी एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम दे देते हैं नाम x बार और एक्चुअल रिटर्न को हम नाम दे देते हैं x। अब ये चीज़ ध्यान में रखना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न तो हम कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल रिटर्न को हम मानते हैं जो क्वेश्चन में हमको डाटा दे रखा होगा वही हमारी एक्चुअल रिटर्न होगी। एक्चुअल रिटर्न क्यों मानते हैं हम, क्योंकि हम ये मानते हैं कि फ्यूचर में जो रिटर्न है, जो फ्यूचर में जो इसका जो ट्रेंड है वही कंटिन्यू होगा और इसी ट्रेंड में जो उसकी रिटर्न आएगी फ्यूचर में वही कंटिन्यू होती चलेगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क बिटवीन एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच में जो रिस्क मेजर करता है, तो एक्चुअल रिटर्न भी है एक्सपेक्टेड रिटर्न भी है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं, एक्चुअल रिटर्न में से स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस कर देंगे तो आपका रिस्क निकल के आ जाएगा। रिस्क का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है कि जो आपका रिटर्न है उसमें कितना डिफरेंस है फ्रॉम द एक्चुअल रिटर्न। तो देख लेते हैं हम, 10% माइनस 9.5% कीजिए, 10 - 9.5 तो आपका जो डिफरेंस है वो निकल के आता है, बेसिकली आपका रिस्क निकल के आता है 0.5 का। 12 - 9.5% करेंगे देन आपका निकल के आएगा 1.5 का रिस्क। 8 - 9.5 करेंगे जब आप, देन आपका रिस्क निकल जाता है 1.5 नेगेटिव, नेगेटिव 1.5 का 8 - 9.5। 7 - 9.5 करेंगे देन 2.5 का नेगेटिव रिस्क निकल के आता है। 10.5 - 9.5 डेट इज 1 का आपका रिस्क निकल के आता है। तो आप देखेंगे कि जो आपका टोटल रिस्क है, मैं कहूँ आपका टोटल रिस्क या टोटल स्टैंडर्ड एविएशन है वो कितना होगा। टोटल स्टैंडर्ड एविएशन होगा आपका, इन सब का टोटल आपका स्टैंडर्ड एविएशन होगा। देखो 0.5 + 1.5 डेट इज 2 हो गया है, 2 में से 1.5 लेस करेंगे तो 0.5 बचा, 0.5 में से आप लेस करेंगे 2.5 तो -2 बचा। कर एक बार देख ही लेते हैं, ये हो गया आपका 2, इधर अपन इधर आपका 12 - 9.5 कितना होगा, ये 12 - 9.5 ये होगा आपका 2.5 होगा। तो आप देखेंगे जो आपका टोटल रिस्क है वो कितना है, 0.5 + 2.5। तो रिस्क हमारा कितना निकल के आता है, टोटल रिस्क जो ओवरऑल रिस्क है,
तो हमारा ओवरऑल रिस्क देखेंगे आप जब इसको टोटल करेंगे, देन आपका जो ओवरऑल रिस्क निकल के आता है जीरो का निकल के आता है। जबकि क्या हम कह सकते हैं, जब रिलायंस के स्टॉक में हम पैसा लगाएंगे तो हमारा जो रिस्क है, ओवरऑल जो हमारा रिस्क है वो 0% होगा, नहीं होगा सर। 0% कैसे हो जाएगा कि हम जो एक्सपेक्टेड रिटर्न कर रहे हैं 9.5 का कर रहे हैं, फ्यूचर में ये जो रिटर्न है आपका ये 10 भी हो सकता है, या आपका 6 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है आपका। तो कहीं ना कहीं रिस्क तो इन्वॉल्व है। और हमने अभी कैलकुलेट किया, जो हमारा रिस्क आया वो तो जीरो आ रहा है आपका। जो ओवरऑल रिस्क आ रहा है रिलायंस के स्टॉक में वो तो जीरो आ रहा है। तो इसमें दिक्कत परेशानी क्या है हमको, दिक्कत परेशानी हमको सबसे बड़ी ये है इसमें कि इसमें जो आपका रिस्क है वो पॉजिटिव रिस्क भी आ रहा है, पॉजिटिव रिस्क भी आ रहा है, और आपका इसमें नेगेटिव रिस्क भी आ रहा है। तो इसकी वजह से ये दोनों रिस्क आपस में एलिमिनेट होके जो ओवरऑल रिस्क की वैल्यू है वो आपको जीरो दे रहे हैं। लेकिन हमको जो कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है आपका रिस्क, और रिस्क आपका पॉजिटिव हो या आपका नेगेटिव हो, तो दोनों तरीके के रिस्क को ही हमको कंसिडर करना है वेल मीजरिंग द रिस्क। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं जो आपका नेगेटिव रिस्क है, अगर हम इसको कहीं ना इसको भी, इसकी वैल्यू को भी अगर हम पॉजिटिव कर दें तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो हमको जो ओवरऑल रिस्क की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी सर। कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं। देखिए, एक कुछ वैल्यूज इसमें पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। तो नेगेटिव वैल्यूज का इफेक्ट खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जब हम माइनस माइनस वैल्यूज, हम देखिए स्क्वायर, जब किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं, अगर वो माइनस इंटू माइनस अगर हम करते हैं देन हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाती है। और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो आपकी होती ही पॉजिटिव है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे देन हमको हमारी जो प्रॉब्लम है माइनस की, दैट इज नेगेटिव रिटर्न की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, 0.5 इंटू 0.5, डेट इज ये आएगा आपका 0.25, ये आएगा आपका 2.5 इंटू 2.5, 6.25, 1.5 इंटू 1.5। तो आपकी जो नेगेटिव जो रिटर्न आ रही थी, नेगेटिव जो आपका रिस्क आ रहा था, उसकी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इधर। स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। तो अब आप देखेंगे आपका ओवरऑल अब रिस्क कितना आएगा। ओवरऑल जो अब आपका रिस्क निकल के आता है आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव रिस्क, देन आपका जो ओवरऑल रिस्क आता है वो 16% का आपका रिस्क निकल के आता है, 16% स्क्वायर का। बट अब समस्या हमारे सामने ये है कि जो ये रिस्क आपने निकाला है 16% स्क्वायर का, सर देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5 साल का रिस्क है हमारा। ये ओवरऑल पिछले 5 साल का हमारा टोटल रिस्क है। हम कह सकते हैं जो 16% है आपका टोटल रिस्क है ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5 साल का ये टोटल रिस्क है। और हमको जो रिस्क निकालना है वो निकालना है 1 साल का रिस्क, 1 ईयर का रिस्क। तो सबसे पहले 16 को हम बात करते हैं। जो 16% स्क्वायर आपने निकाला है वो क्या है आपका, ये आपका टोटल रिस्क है, ये आपका टोटल रिस्क है फॉर 5 ईयर्स। और ध्यान रखना ये जो हमारा रिस्क है ये स्क्वायर फॉर्म में है, इन स्क्वायर फॉर्म, क्योंकि हमने स्क्वायर किया था नेगेटिव रिस्क की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टोटल रिस्क फॉर 5 ईयर्स इन स्क्वायर फॉर्म। और हमको क्या चाहिए, हमको जो स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड एविएशन का मतलब होता है आपका जो आपका रिस्क है फॉर 1 ईयर, रिस्क हमको निकालना है 1 ईयर का इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हमको रिस्क निकालना है 1 साल का, वो होता है आपका स्टैंडर्ड एविएशन। तो अब ये टोटल रिस्क दे रखा है आपको 5 ईयर्स का इन स्क्वायर फॉर्म में। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पहले 1 ईयर का रिस्क निकालते हैं। रिस्क फॉर 1 ईयर, 1 ईयर का रिस्क क्या होगा आपका, 1 ईयर का रिस्क होगा इन नॉर्मल फॉर्म। कैसे निकालेंगे आप, उसको निकालने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, जो आपका 16% स्क्वायर है, ये आपका जो रिस्क है वो 5 साल का रिस्क है, पिछले 5 साल का रिस्क। तो आपको जब 1 साल का रिस्क निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, देन आपको 1 साल का रिस्क मिल जाएगा। अब क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है, आपको पता है जब हम किसी भी चीज का स्क्वायर कर देते हैं 2 × 2 जब हम करते हैं देन हमको 4 मिलता है। अगर हम इसको 4 को हमको दोबारा से 2 में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, इसका हम रूट कर देते हैं। तो सिंपल ऐसे ही हम क्या करेंगे कि इसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए इसको रूट कर देंगे। देन हमको जो रिस्क मिल जाएगा आपका नॉर्मल फॉर्म में 1 ईयर का मिल जाएगा। 16 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, इसका हम अंडर रूट कर देंगे। अपने सभी इस वाले कैलकुलेटर का यूज करेंगे हम लोग। आईपैड वाले में आपका रूट का ऑप्शन शायद आता नहीं है। 3.2 का अंडर रूट जब आप करते हैं देन आपको जो वैल्यू मिलेगी 1.789% का आपका रिस्क निकल के आ जाएगा। बेसिकली आपका एसडी स्टैंडर्ड एविएशन निकल के आ जाएगा।
तो अब हमने देखा कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैसे कैलकुलेट किया, उस सभी प्रोसीजर को हम एक फॉर्मूले में बाइंड अप करते हैं। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर मैं कहूँ आपको फॉर्मूला बनाना है, और याद रखना स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा से हम इसको डिनोट करते हैं। तो हमको जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे इसकी डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमसे कहती है स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है आपका एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न का डिफरेंस। तो एक्चुअल रिटर्न को अगर हम एक्स एज्यूम करते हैं, उसमें से हम माइनस करेंगे आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न, डेट इज एक्स बार। तो हमको जो है रिस्क निकल के आ जाएगा, आपका रिस्क हमको निकल के आ गया वंस। तो हम क्या करते हैं कि आपका कुछ रिस्क पॉजिटिव निकल के आता है, कुछ रिस्क आपका नेगेटिव निकल के आता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। तो आपस में इन सबको टोटल करेंगे तो इनकी जो वैल्यू है वो सेट ऑफ होकर जो ओवरऑल रिस्क है वो जीरो आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया था। अब क्योंकि हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो हमको ओवरऑल रिस्क मिल गया। अब जो हमको ओवरऑल रिस्क मिला है तो हमने क्या किया, जो 5 साल का हमको रिस्क है वो अलग अलग रिस्क आपको मिला है, तो इन सभी रिस्क का हमने टोटल कर लिया। इन सभी रिस्क का टोटल करने का मतलब क्या है, इन सभी का हमने समेशन कर लिया, इन सभी का समेशन कर लिया इन रिस्क का। देन हमको जो वैल्यू मिली वो मिली हमको इक्वल टू 16 मिली, 16% स्क्वायर। अब क्योंकि ये रिस्क था वो आपके पिछले 5 साल का रिस्क था, और हमको जो रिस्क निकालना था वो 1 साल का रिस्क निकालना था। 1 साल का रिस्क मतलब है आपका एवरेज रिस्क आपको निकालना था। तो कैसे करेंगे एवरेज रिस्क, हमने किया था डिवाइडेड बाय, हमने डिवाइड किया था इसमें 5 का, 5 का डिवाइड क्यों किया था, हमने पिछले 5 साल का डेटा लिया था, हमने 5 साल का डेटा लिया था। बेसिकली आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया था, एन से आपने डिवाइड किया, फिर स्क्वायर को हटाने के लिए आपने इसका रूट किया, तो तैयार है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। हमने लॉजिकली इसको समझा और लॉजिकली इसका फॉर्मूला ड्राइव किया। ये होता है आपका लॉजिकली एंड कंसेप्चुअली पढ़ना। तो मेरा मोटिव केवल सिंपल से आपका इतना ही है, किसी भी फॉर्मूले को आपको याद ना कराऊं, उसको लॉजिकली आपको समझाता हुआ चलूं। क्योंकि देखिए पोर्टफोलियो में देखिए फॉर्मूलेस तो है, फॉर्मूलेस को अगर आप रटेंगे तो काफी परेशानी होती है। अगर आप लॉजिकली अपने माइंड में उसको फ्रेम करते हुए चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपने क्या किया, देन आपको इजिली फॉर्मूला समझ में आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को आप देखिए, अब बिना देखे हम बताते हैं कि हमने कैसे ड्राइव किया था फॉर्मूले को। आपकी जो एक्चुअल रिटर्न है उसमें से आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न को माइनस किया, नेगेटिव रिस्क की प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर किया। अब ये 5 साल का रिस्क है तो डिवाइड किया हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ ईयर से, देन हमको एवरेज रिस्क मिला। क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में रिस्क था तो हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए इसका रूट कर दिया, और नॉर्मल फॉर्म में हमने लाने के लिए हमने इसका रूट कर दिया। और जो आपने रिस्क लिया था ये हमने समेशन फॉर्म में लिया था। समेशन फॉर्म में मतलब क्या है, आपने जो रिस्क लिया था वो पिछले 5 साल का टोटल लिया था, टोटल के लिए हमने समेशन वर्ड यूज किया। तो तैयार है आपके सामने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। अब आप देखिए, बिना देखे भी इस फॉर्मूले को जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके 2-3 क्वेश्चन से आप तो बिना देखे इस फॉर्मूले को ड्राइव कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे सर, एक और बार लास्ट टाइम और देख लेते हैं हम। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा अगर आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, जो आपका एक्चुअल रिटर्न है माइनस आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है आप करेंगे, देन आपको रिस्क मिलेगा। रिस्क आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब हमने क्या किया, हमको 5 साल के अलग अलग रिस्क मिल गए, तो इन रिस्क का हमने सबसे पहले टोटल किया, दैट इज समेशन हमने इन रिस्क का किया, तो हमको टोटल रिस्क मिल गया। हमको चाहिए एवरेज रिस्क, तो हमने डिवाइड कर दिया एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने नंबर ऑफ ईयर्स का आपने डेटा लिया है उससे आपने डिवाइड कर दिया, तो आपको एवरेज रिस्क मिल गया। एवरेज रिस्क मिलने के बाद आपका जो रिस्क है ये स्क्वायर फॉर्म में, इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने इसका अंडर रूट कर दिया। अंडर रूट करने से हमको जो रिस्क मिला वो आपको नॉर्मल फॉर्म में रिस्क मिल गया। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कॉन्सेप्चुअली समझ लिया, एक एग्जांपल के थ्रू हमने उसका फॉर्मूला समझ लिया। अब बात करते हैं, जैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, देन स्क्वायर फॉर्म में हम इसको नाम देते हैं वेराइंस का। वेराइंस का सिंपल सा मतलब होता है आपका एस डी स्क्वायर। तो अगर मैं कहूँ आपसे, अगर मैं इस वेराइंस का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो वेराइंस का फॉर्मूला क्या होगा आपका, आपका एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न इनका स्क्वायर, फिर हमने टोटल इसका समेशन कर लिया डिवाइडेड बाय एन। अगर हम इतना ही लिख के छोड़ देते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है आपका एच डी स्क्वायर, डेट इज वेराइंस, इसको हम बोलते हैं वेराइंस। अगर आपको एच डी का फॉर्मूला निकालना है तो सिंपल इसको अंडर रूट कर देंगे, जिससे कि ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा और आपको एच डी का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में काफ़ी चर्चा कर ली है, तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कॉन्सेप्ट है। तो यही कॉन्सेप्ट है मैंने आपको जो अपने क्रीम नोट्स है उसमें मेंशन करके दिया है। आप एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स में से भी, कॉन्सेप्ट नोट्स में भी समझ सकते हैं। वही सेम एग्जांपल है, हमने एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न किया, नेगेटिव रिस्क की समस्या आ रही थी, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को पॉजिटिव कन्वर्ट कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया, तो हमने टोटल रिस्क, टोटल डेविएशन निकाल दिया 5 ईयर्स का इन स्क्वायर फॉर्म में।
अब ये क्योंकि 5 साल का रिस्क है, हमको चाहिए 1 साल का रिस्क, तो हमने डिवाइड किया 5 ईयर्स से। और क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में हमारा रिस्क निकला है, परसेंटेज स्क्वायर फॉर्म की में निकला है, तो हमने इसका अंडर रूट कर दिया, देन हमको मिल गया एस डी। एस डी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। और एस डी स्क्वायर, अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में निकालते हैं, देन हम इसको बोलते हैं वेरिएंस। तो इतना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने लॉजिकली ड्राइव किया है इसको। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने समझा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक और तरीके का जो एग्जांपल है उससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को समझते हैं। इस एग्जांपल को मैं नोट से ही आपको करा देता हूँ। देखिए अब तक तो हमने देखा था कि हमारा जो रिलायंस के स्टॉक में हमने पिछले लास्ट 5 ईयर्स का डाटा लिया था, उस 5 ईयर्स के डाटा के बेसिस पे हमने एस डी कैलकुलेट किया था, एस डी आपका रिस्क कैलकुलेट करके बताया था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कह रहे हैं कि हमने फ्यूचर में फ्यूचर प्रोजेक्ट कर लिया है, मतलब फ्यूचर प्रोजेक्शन आपने सुना ही होगा। काफ़ी सारे जो स्टेटिस्टिशियन होते हैं, जो आपके स्टेटिस्टिक्स, जो आपका न्यूमेरिकल डाटा है उसको प्रोजेक्शन करते हैं, बेसिकली जो प्रोजेक्ट करते हैं उस डाटा को, उसके बेसिस पर भी तो आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, अभी तक तो हम पास्ट रिटर्न की बेसिस पर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको कई बार क्या है कि फ्यूचर में आपको बता रखा है, फ्यूचर में जो आने वाले 5 सालों में जो आपकी रिटर्न है वो हम दे रहे हैं आपको। प्रोजेक्टेड रिटर्न बेसिकली जब आपको दे रखी होती है और साथ में आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि जो ये रिटर्न है 10% की, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 12% की रिटर्न की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ऐसे केस में आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं। वो हमने डाटा लिया था पास्ट डाटा, और अब जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं हम प्रोजेक्टेड डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। देखिए जब आपको प्रोजेक्टेड डेटा दे रखा होता है किसी भी स्टॉक का, उसकी रिटर्न्स का आपको डेटा दे रखा है, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे वही अपना जो सबसे पहला स्टेप होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का, वही एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जब आपको बता रखा है कि आने वाले सालों में आपकी ये रिटर्न होने वाली है और उनकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए जो आपको प्रोजेक्टेड रिटर्न दे रखी है उसको इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे, आपको पता है जब इन सारी प्रोबेबिलिटी का आप सम करेंगे तो आपको 1 निकल के आएगा। मतलब जितनी भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं इनका जो सम होगा वो 1 के इक्वल में होगा। और जब आपको पांचों आने वाले सालों में जब आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि आने वाले सालों में ये रिटर्न हो सकते हैं, तो आप सिंपली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हमने किया, 10 × 0.2 किया, 12 × 0.4 किया, 8 × 0.05 किया, 7 × 0.25, 10.5 × 0.1 किया। देन हमको जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल गई। एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल गई हमको। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी होगी आपकी, इन सारी जो रिटर्न है आपकी इंडिविजुअल रिटर्न, इन सब का हमने टोटल कर लिया। देन आपको रिटर्न एक्सपेक्टेड मिल गई 10% की। 10% की रिटर्न आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अब वंस हमको जब एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाती है, तो मैंने आपको बताया था आपका जो एस डी होता है वो डिफरेंस होता है आपका एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न का। हमारे पास एक्चुअल रिटर्न तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने निकाल ली। तो अब जो आपकी प्रोजेक्टेड रिटर्न है, जो आपके एक तरीके से कहते हैं, हम जो फ्यूचर प्रोजेक्ट करते हैं जो लोग, उन्होंने जो आपको प्रोजेक्टेड डेटा निकाल के दिया है, तो हम ये मान के चलते हैं जो आपका एक प्रोजेक्टेड रिटर्न है यही आपकी एक्चुअल रिटर्न बनेगी। मतलब जो जिसके बेसिस पे आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाली है वही रिटर्न आपकी आने वाले सालों में इंकर होगी, आने वाले सालों में वही रिटर्न आपको उस स्टॉक से ड्राइव होगी। तो आपको एक्चुअल रिटर्न भी मिल गई और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी मिल गई। अब सिंपली क्या है, जब आपको एक्चुअल भी मिल गई एक्सपेक्टेड भी मिल गई, तो सिंपल जैसे हमने पहले रिस्क कैलकुलेट किया था एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड, वैसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे इसमें एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। दैट इज 10% माइनस 10% 0 आ गया, 12 माइनस 10 2 आ गया, 8 माइनस 10 आ गया आपका -2, 7 माइनस 10 -3, 10.5 माइनस 10 दैट इज 0.5। तो आपको जो है एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल गया। बेसिकली आपको रिस्क की वैल्यू मिल गई। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है, जो आपका रिस्क आपने निकाला, एक इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी है और इसकी वैल्यू नेगेटिव भी है। तो ये आपस में जब आप इसको टोटल करेंगे देन आपका जो ओवरऑल रिस्क है वो 0 निकल के आता है। ऐसी प्रॉब्लम हमने पहले क्वेश्चन में फेस करी थी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया था, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने सिंपली क्या किया था, जो आपका नेगेटिव जो रिटर्न था, नेगेटिव जो आपका रिस्क था, इसको हमने एलिमिनेट किया था। एलिमिनेट कैसे किया था, स्क्वायर करके। तो ऐसे ही हम सेम करते हैं, इसमें जो आपका रिस्क आपने निकाला इसको आप स्क्वायर कर देंगे, जो आपका नेगेटिव रिस्क है वो भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको जो है नेट रिस्क मिल गया आपका स्क्वायर फॉर्म में। स्क्वायर फॉर्म में आपको रिस्क मिल गया। स्क्वायर फॉर्म में जब आपको रिस्क मिल गया तो आपको अब सिंपली क्या करना होता है, सिंपली जब आपको स्क्वायर रिस्क में मिल गया देन आप क्या करते हैं, आप टोटल रिस्क निकालते हैं। टोटल रिस्क कैसे निकालते हैं, जो आपको 5 साल का रिस्क दे रखा है इसका सम अप करके आपको टोटल रिस्क मिलता है। लेकिन अब क्योंकि
आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है क्वेश्चन में। प्रोबेबिलिटी देने का मतलब क्या है, जो आपका ये रिस्क है 0% है, इसके चांसेस कितने हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब है आपका चांसेस। जो 0% का रिस्क है उसके चांसेस आपके जब 0.2% है, तो सिंपली 0.2% से आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन में हमने सिंपली उसका एवरेज ले लिया था, क्योंकि हमको उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी थी, चांसेस नहीं दे रखे थे, चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ रिस्क। इसमें जब आपको चांसेस दे रखे हैं तो सिंपली आपको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। मतलब आपके कितने चांसेस हैं, तो जो आपको रिस्क दे रखा है इसके कितने परसेंट ऑफ चांसेस जब आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो आप सिंपली उस चांसेस से आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आप रिस्क निकाल सकते हैं। देन आपको मिला 0% रिस्क के चांसेस है आपके 0.2%, डेट इज 0। 4% रिस्क के चांसेस हैं आपके 0.4, डेट इज 1.6% आपका रिस्क होगा ये। तो आपने ऐसे ही मल्टीप्लाई करके जो आपका रिस्क है वो निकाल लिया। 5 साल का आपने रिस्क निकाल लिया। अब आपने जब 5 साल का रिस्क निकाल लिया है, आप इसकी वैल्यू का टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद आपको मिलेगा टोटल रिस्क। अब ये टोटल रिस्क होगा, आप कहेंगे सर ये 5 ईयर्स का रिस्क होगा हमारा। मैं आपको मना करूंगा, 5 ईयर्स का रिस्क आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर ये 5 ईयर्स का रिस्क? इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप देख रहे होंगे इन प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज का सम आ रहा है 1। इसके सम इस प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस की वैल्यू का सम आने का मतलब 1 का मतलब क्या है कि आपने जो है इन सारी वैल्यूज का ऑलरेडी एवरेज ले रखा है। ऑलरेडी आप इसका एवरेज ले चुके हैं, एवरेज लेने के बाद ही आपकी इसकी वैल्यू आ रही है। तो जब भी आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे रखा हो, देन आपको क्या करना है, आपकी एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न करना है। सबसे पहले आपको एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न करना है। देन फिर आपको क्या करना है, देन फिर आपको करना है उसमें से नेगेटिव रिस्क का इम्पैक्ट एलिमिनेट करने के लिए आपको उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद आप क्या कहते हैं, इन सब का टोटल ले लेते हैं सर, हम इन सब वैल्यूज का टोटल ले लेते हैं और उसका एवरेज ले लेते हैं। लेकिन हमको ऐसा इसमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, जब आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इस रिस्क की इनकर होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, तो सिंपली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने का ही मतलब है कि आपने जो रिस्क है इन सब का एवरेज ले लिया। इन सब का एवरेज लेने का मतलब क्या है कि ओवरऑल आप देखेंगे इन प्रोबेबिलिटी का जो समय 1 ही आ रहा है, तो जो आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी ये आपकी एवरेज वैल्यू ही निकल के आएगी। एवरेज वैल्यू का मतलब है आपका ये एवरेज रिस्क ही निकल के आएगा। एवरेज रिस्क इन स्क्वायर फॉर्म आपका निकल के आ जाएगा, इन स्क्वायर फॉर्म। अब सिंपली जब आपका एवरेज रिस्क स्क्वायर फॉर्म में निकल के आ गया, हम जब बात करते हैं स्टैंडर्ड एविएशन की, तो स्टैंडर्ड एविएशन में हम कहते हैं जो आपका रिस्क है वो आपका नॉर्मल फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, 4.075 आपका स्क्वायर फॉर्म में रिस्क निकल के आएगा, परसेंटेज स्क्वायर निकल के आएगा। तो सिंपली आप इसका अंडर रूट कर देंगे, देन आपको नॉर्मल फॉर्म में स्टैंडर्ड एविएशन मिल जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब हमको प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी होती है। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि आपको एवरेज लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको प्रोजेक्टेड डेटा दे रखा होता है। जब आपको चांसेस ऑफ ऑकरेंस दे ही रखे हैं तो आप एवरेज लेके उसको जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे। क्यों, जब आपको एवरेज दे ही रखा है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हमको प्रोबेबिलिटी वाला कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अभी रफली अगर आपको 40 to 45% भी अगर आपको समझ में आया है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या चीज़ होती है, देन मेरे लिए वो सफिशिएंट है। आगे आने वाली जो लेक्चर्स हैं उनमें हम जो क्वेश्चंस करेंगे आपको उससे बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका जो है हम कैलकुलेट करने के पीछे इसका मकसद क्या होता है, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन आप फिलहाल के लिए आप इतने 30 to 40% आपको समझ में आया तो वो भी मेरे लिए काफ़ी है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन की तो हमने बात कर ली, अब बात कर रहे हैं हम रिस्क की। रिस्क हम बहुत देर से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हम रिस्क को कैलकुलेट कर रहे हैं, रिस्क को क्वांटिफाई कर रहे हैं। अब ये रिस्क होता क्या है, इस रिस्क को समझते हैं। देखिए रिस्क रिस्क को समझने से पहले हम समझते हैं रिस्क के टाइप क्या है। रिस्क के दो टाइप होते हैं हमारे, सिस्टमेटिक रिस्क और एक होता है हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क। दो तरीके के आपके रिस्क होते हैं, एक सिस्टमेटिक रिस्क, एक अनसिस्टमेटिक रिस्क। रिस्क का बेसिक मतलब मैंने आपको बताया था। इसका बेसिक मतलब होता है आपका एक्चुअल रिटर्न और जो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इन दोनों के बीच में जो डेविएशन होता है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं रिस्क। अब जो आपका रिस्क है वो दो टाइप का रिस्क होता है, एक सिस्टमेटिक रिस्क होता है, एक अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। अब सर सिस्टमेटिक रिस्क कौन सी चिड़िया का नाम है और अनसिस्टमेटिक रिस्क कौन सी चिड़िया का नाम है, इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। 2 मिनट का गैप लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग रिस्क के बारे में डिस्कशन करते हैं।
तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए रिस्क के बारे में डिस्कशन। रिस्क हमारा दो टाइप का रिस्क होता है, एक सिस्टमेटिक रिस्क, एक अनसिस्टमेटिक रिस्क। जो आपका सिस्टमेटिक रिस्क होता है वो रिस्क कौन सा होता है आपका, मार्केट स्पेसिफिक रिस्क होता है बेसिकली। रिस्क दैट अफेक्ट द एंटायर मार्केट और लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। अभी जस्ट प्लेन रीडिंग करेंगे देन उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, कंपनी स्पेसिफिक दैट अफेक्ट द स्पेसिफिक कंपनी इंडस्ट्री नॉट एंटायर मार्केट। मतलब देखिए जो रिस्क होता है आपका वो दो टाइप का होता है। सबसे पहले तो ये समझिए, एक सिस्टमेटिक रिस्क होता है, एक आपका होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क के बारे में इन लोगों ने हमको बताया मार्केट स्पेसिफिक रिस्क होता है। मतलब एक ऐसा रिस्क होता है जो एंटायर इंडस्ट्री या हमको बोल सकते हैं एंटायर जो आपका मार्केट होता है उसी को अफेक्ट करता है। एंटायर मार्केट या एंटायर इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं जैसे कि जैसे आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में सपोज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कहा कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है उन पे जो टैक्स लगेगा, उन पे जो टैक्स रेट लगेगा, सीधा सीधा उन्होंने 40% लगा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इस तरीके की नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करी। तो इस तरीके की नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, जो मार्केट में रिलायंस लिमिटेड का जो स्टॉक था, जो वोडाफोन वीआई का स्टॉक था, वोडाफोन और आइडिया का स्टॉक था, जो एयरटेल का स्टॉक था, सभी स्टॉक्स के जो रेट्स हैं वो सब डिक्रीज होने लग गए। बेसिकली जो सभी स्टॉक है उनका जो प्राइस है वो बहुत ही रैपिडली डिक्रीज होने लग गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, ये जो पॉलिसी थी वो एंटायर इंडस्ट्री, जो आपकी एंटायर टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसको अफेक्ट कर रही थी। तो जब हम कहते हैं कोई भी ऐसी आपकी जब भी कोई, हम कह सकते हैं रिस्क वाली ऐसी कोई भी कंडीशन अराइज होती है जो एंटायर इंडस्ट्री को अफेक्ट करती है, देन इस टाइप के रिस्क को हम बोलते हैं आपका सिस्टमेटिक रिस्क। जब भी कोई भी रिस्क आपकी एंटायर इंडस्ट्री, एंटायर मार्केट या उस सेक्टर की जितनी भी हमारी कंपनीज हैं उन सभी को अफेक्ट करेगा, देन उसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक रिस्क। आप देखेंगे जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जितनी भी हमारी कंपनीज है, चाहे रिलायंस हो, चाहे आपकी एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो, या हम कह सकते हैं कोई भी आपकी अदर जो हमारी टेलीकॉम वाली कंपनी होगी, सभी के रेट गिरेंगे। क्यों गिरेंगे, सभी का प्राइस गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी ऐसी इंट्रोड्यूस की जिससे कि हमारी एंटायर इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। एंटायर इंडस्ट्री के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने देखा कि सारी टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही जब सरकार 40% टैक्स वसूलेगी तो सभी इंडस्ट्रीज के जो स्टॉक्स के जो रेट्स हैं वो डिक्रीज हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा रिस्क जो एंटायर मार्केट को, एंटायर इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करेगा, देन उस रिस्क को हम बोलेंगे, उस रिस्क को हम नाम देंगे आपका सिस्टमेटिक रिस्क। अब ये रिस्क के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपको, जैसे इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन का हम बात करते हैं। जैसे आपकी स्टॉक मार्केट में काफी सारे स्टॉक्स होते हैं हमारे। हमारा फेवरेट रिलायंस स्टॉक है, ये अपना टाटा मोटर्स है, अपने आईटीसी है, कोल इंडिया है, वेदांता के स्टॉक्स हैं। और हम कह सकते हैं ग्रो ने भी अभी अपना आईपीओ लॉन्च किया है, ग्रो के भी स्टॉक्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं फिजिक। और हम काफी सारे हमारे स्टॉक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। अब हुआ क्या, अपनी कंट्री में क्या हुआ, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया। इकोनॉमिक रिसेशन का मतलब क्या है, मंदी आ गई। मंदी आने की वजह से जो आपकी एंटायर स्टॉक मार्केट है वो गिर गई। एंटायर स्टॉक मार्केट गिरने से क्या हुआ, जितनी भी हमारी इंडस्ट्री थी, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे इंफ्रा हो, सभी के स्टॉक्स हमारे डिक्रीज हो गए। तो इस टाइप का जो रिस्क है जिससे कि हमारी एंटायर मार्केट अफेक्ट हुई उसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक रिस्क। तो इन इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से हमारी मार्केट गिर सकती है, या फिर इंटरेस्ट रेट में सरकार ने चेंज कर दिया। इंटरेस्ट रेट में जैसे कि आपका जो पहले इंटरेस्ट रेट था, आरबीआई ने पहले जो इंटरेस्ट रेट निकाल रखा था, सपोज 12% पे आपको इजीली लोन मिल जाता था जो कॉर्पोरेट्स थे। लेकिन अब उन्होंने इस इंटरेस्ट रेट को रेस करके क्या किया, एटलीस्ट 15% पे कॉर्पोरेट अपना लोन रेस कर पाएंगे। तो इससे क्या हुआ, जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज हो गई कंपनीज के लिए। तो जिससे अल्टीमेटली हुआ क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने से उनका प्रॉफिट गिर गया। प्रॉफिट गिरने से क्या हुआ, जो उनका प्रॉफिट गिरा जैसे ही, तो इन्वेस्टर्स का जो वो था आपका, जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने देखा जो जब कंपनी ही प्रॉफिट कम कमा रही है तो उन्होंने इसकी वजह से उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी स्टॉक से वो गिर गई, और एंटायर स्टॉक मार्केट हम कह सकते हैं वो डिक्रीज हो गया, वो एक बियरिश मोड पे आ गया। तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट में चेंज होंगे तो हम देखते हैं जितनी भी हमारी कंपनीज हैं सभी कहीं ना कहीं डेप्ट के पोर्शन से वो फाइनेंस होती है। तो जब इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा, प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो इन्वेस्टर
की जो रिटर्न है वो भी कम हो जाएगी, इन्वेस्टर की रिटर्न कम होगी, देन उनका जो प्राइस है, वो स्टॉक का प्राइस है वो भी घट जाएगा। तो ये भी हमारा जो रिस्क है वो एंटायर मार्केट को अफेक्ट करता है। ऐसे ही हमारा इकोनॉमिक रिसेशन हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है। कंट्री में क्या हुआ, देश में हमारे में इन्फ्लेशन राइज हो गया। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ने से क्या हुआ, आपका सभी जो चीजें हैं वो महंगी हो गई। महंगी होने से क्या हुआ, जो मार्केट है, मार्केट हम कह सकते हैं मार्केट पे जो इफेक्ट आया वो बहुत ही या हम कह सकते हैं बुलिश इफेक्ट आया। बुलिश इफेक्ट से क्या हुआ, सभी स्टॉक्स के जो रेट्स हैं वो इंक्रीज हो गए, बढ़ गए, क्योंकि कंट्री में इन्फ्लेशन हुआ। तो जिससे क्या हुआ कि एंटायर स्टॉक मार्केट ही अफेक्ट हुई। एंटायर स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, रिसेशन, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, इस टाइप के फैक्टर से जो रिस्क अराइज होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। और जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है वो आपका एक्सटर्नल फैक्टर से होता है क्रिएट, और ये अनकंट्रोलेबल इन नेचर का होता है। मतलब कोई कंपनी चाहे कितना भी कोशिश कर ले, वो इस अनसिस्टमेटिक रिस्क को रिड्यूस नहीं कर सकती। क्यों नहीं रिड्यूस कर सकती, क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर, जो हमारे हाथ में ही नहीं है जो फैक्टर, उन फैक्टर से रिस्क अराइज होता है। जैसे कि आपके इंटरेस्ट रेट रिस्क है, कंट्री में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, नेट प्रॉफिट घट घट जाएगा, इन्वेस्टर्स की रिटर्न डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से आपका जो रिस्क है वो एंटायर शेयर मार्केट को अफेक्ट करेगा। परचेजिंग पावर पैरिटी, अगर आपका जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा तब भी आपकी जो स्टॉक मार्केट है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। ऐसे ही आपका मार्केट रिस्क, जैसे कि आपके एंटायर मार्केट बुलिश चल रही है। बुलिश चलने का मतलब क्या है, अभी जैसे प्रेजेंट में जो आपका निफ्टी 50 है वो 26,000 से भी एवं चल रहा है, 26,000 से भी मोर देन चल रहा है, मतलब बढ़ ही रहा है वो। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे बियरिश कंडीशन। जब आपकी एंटायर स्टॉक मार्केट ही बढ़ रही है तो आपके जो स्टॉक्स है उनका भी रेट इंक्रीज होगा, उनका भी जो रिटर्न है वो भी इंक्रीज होगा। तो इस टाइप के जो भी फैक्टर्स होते हैं जो आपके एंटायर मार्केट को अफेक्ट करते हैं, उस टाइप के जो फैक्टर से रिस्क जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। तो अभी तक हमने केवल सिस्टमेटिक रिस्क के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे सिस्टमेटिक रिस्क को। सिस्टमेटिक रिस्क आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसा रिस्क जो आपकी पूरी एंटायर मार्केट को अफेक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क के बाद हम लोग जो बात करेंगे, अब हमने बात करा सिस्टमेटिक रिस्क आपका कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकता। एलिमिनेट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर से क्रिएट हो रहा है। अगर आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है तो ये हमारे हाथ में नहीं है, और हम कह सकते हैं कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ये भी हमारे हाथ में नहीं है। ये केवल सरकार के हाथ में है, या हम कह सकते हैं ग्लोबल फैक्टर्स हैं, ये इनकी वजह से हमारा इफेक्ट हो रहा है। रिटर्न जो हमारी इफेक्ट हो रही है ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट हो रही है, देन इसलिए हम इनको बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। ये कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम अनसिस्टमेटिक रिस्क की। देखो अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क का मतलब होता है आपका कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। मतलब जो रिस्क ऐसा रिस्क होता है जो हमारी कंपनी की रिटर्न है वो केवल उसके इंटरनल जो फैक्टर्स हैं उन्हीं की वजह से डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। इंटरनल फैक्टर्स की वजह से अगर कंपनी की रिटर्न अफेक्ट हो रही है, देन उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। रिस्क डेट अफेक्ट द स्पेसिफिक कंपनी या इंडस्ट्री, नॉट द एंटायर मार्केट, उसको हम बोलते हैं हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क कॉज्ड बाय द इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर से रिस्क आपका क्रिएट होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारी जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारा रिटर्न कंपनी का डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हमारा सिस्टमेटिक रिस्क। कंपनी के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं हमारा पुअर मैनेजमेंट है, या फिर आपकी लेबर की स्ट्राइक्स हो गई हैं, और या फिर कंपनी में आपका फ्रॉड चल रहा है, तो इस वजह से जो आपकी रिटर्न डिक्रीज होती है, रिटर्न कम होती है, उसको हम बोलते हैं आपका सिस्टम अनसिस्टमेटिक रिस्क। बेसिकली जो कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जब कंपनी का रिटर्न डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब जो हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क है, ये जो हमारा रिस्क है वो रिड्यूस हो सकता है बाय डाइवर्सिफिकेशन। कैसे रिड्यूस हो सकता है इसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारा जो आरके है, आरके ने इन्वेस्ट किया 1,00,000 रुपीज इक्वली इन टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया और मारुति सुजुकी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया। टाटा मोटर्स भी आपको पता है ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, और मारुति सुजुकी भी। अब हुआ क्या, दोनों में 50,000 इन्वेस्ट किया। अब टाटा मोटर्स के जो एम्प्लॉयज थे, या हम कह सकते हैं टाटा मोटर्स के जो एम्प्लॉयज थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो लोग स्ट्राइक पे चले गए। स्ट्राइक पे जाने की वजह से क्या हुआ, टाटा मोटर्स की जो व्हीकल्स की सेल है वो डिक्रीज हो गई। जब उनकी टाटा मोटर्स की व्हीकल्स की सेल डिक्रीज हो गई तो उनका जो ओवरऑल रिटर्न था टाटा मोटर्स के स्टॉक पे वो भी डिक्रीज हो गया, क्योंकि नेट प्रॉफिट ही डिक्रीज हो गया, तब आपकी रिटर्न भी डिक्रीज हो जाएगी। अब यही आपने जो 50,000 थे वो टाटा मोटर्स में लगा रखे थे, जिसकी वजह से आपकी जो रिटर्न है वो डिक्रीज हो गई, -10% हो गई। अब क्योंकि आपने मारुति सुजुकी के स्टॉक में भी पैसा लगा रखा था, और जब टाटा मोटर्स की सेल डिक्रीज हुई तो जो हमारे कस्टमर्स थे
वो टाटा मोटर्स की जो डिमांड, टाटा मोटर्स के जो व्हीकल्स थे उनकी जगह अब वो स्विच हो गए मारुति सुजुकी के व्हीकल्स पे। अब क्योंकि मारुति सुजुकी के व्हीकल्स की डिमांड बढ़ गई, देन उनका जो प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ गया उनका। प्रॉफिट बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि उनकी जो रिटर्न थी वो पॉजिटिव 10%, मतलब 10% से वो इंक्रीज हो गई। तो आपने देखा, जब आपने एक पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट की, टाटा मोटर्स में 50,000, मारुति सुजुकी में 50,000, तो आपको क्या हुआ, एक स्टॉक से तो आपको -10% की रिटर्न आई और दूसरे स्टॉक से आपको +10% की रिटर्न आई। देन ओवरऑल जो आपका इम्पैक्ट है, नेट इम्पैक्ट जो आपका रिटर्न है वो 0% आया। तो इससे हम कह सकते हैं जो आपका जो रिस्क था बिकॉज ऑफ स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉय ऑफ टाटा मोटर्स, वो एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट कैसे हो गया आपका, क्योंकि आपने दूसरे स्टॉक जो मारुति सुजुकी का स्टॉक था उसमें इन्वेस्ट किया। बेसिकली आपने जब पोर्टफोलियो बनाया, देन आपको जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो रिड्यूस होगा। कहने का मतलब सिंपल सा है, जब आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेते हो, पोर्टफोलियो क्रिएट करने पे आप उसमें नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को इंक्लूड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की, तो आपका जो रिस्क है वो भी एलिमिनेट होता है। रिस्क जो आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो एलिमिनेट हो जाता है। कैसे एलिमिनेट हो जाता है, अगर एक की रिटर्न घटती है तो दूसरे की रिटर्न आपकी बढ़ती है, देन वो उसको कंपेंसेट कर देती है। तो यही हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क है। अनसिस्टमेटिक रिस्क का मतलब सिंपल सा है, कंपनी स्पेसिफिक आपका रिस्क होता है और ये जो रिस्क होता है आपका स्पेसिफिक कंपनी या इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है, नॉट द एंटायर मार्केट और एंटायर इंडस्ट्री। एंटायर इंडस्ट्री को भी अफेक्ट नहीं करता, केवल स्पेसिफिक कंपनी को ये रिस्क अफेक्ट करता है आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क। और ये जो कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से ये रिस्क हमारा एराइज होता है। तो हमने सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क के बीच में डिफरेंस, मतलब एक तरीके से हम कहें दोनों के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। अब जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसके भी टाइप पढ़ लेते हैं। उसके दो टाइप आते हैं आपके, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क आपका एराइज होता है, बिजनेस स्पेसिफिक रिस्क होता है, ये हमारा एराइज होता है ड्यू टू द प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई की वजह से जो रिस्क एराइज होगा उसको हम बोलेंगे अनसिस्टमेटिक रिस्क का बिजनेस रिस्क। मतलब बिजनेस रिस्क सिंपल सा है, आपका अगर प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई में कुछ भी दिक्कत होती है बिकॉज ऑफ एम्प्लॉइज की स्ट्राइक या लेबर स्ट्राइक, देन उसको हम बोलेंगे बिजनेस रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क है, कंपनी का अनसिस्टमेटिक रिस्क अराइज हुआ है बिकॉज ऑफ उसका डेप्ट स्ट्रक्चर, उसके पास जो डेप्ट है, जो कंपनी जो डेप्ट से जो फाइनेंस हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा लेवल पे फाइनेंस कर रखा है उसने, कंपनी ने अपने आप को डेप्ट से। अब डेप्ट से फाइनेंस कर रखा है तो हुआ क्या, जो डेप्ट से उसने फाइनेंस कर रखा था, कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं, तो कंपनी जब डिपेंड होती है डेप्ट पे, तो अगर उसका कभी कैश फ्लो जो है नेगेटिव हो जाता है, या हम कह सकते हैं उस पर अगर कैश क्रंच हो जाता है, देन उस केस में क्या होता है, कंपनी पे कैश तो होता नहीं है टू पे द डेप्ट लाइबिलिटी या फाइनेंस लाइबिलिटी को पे करने के लिए। तो उस केस में जो कंपनी है वो हमारी कैश क्रंच में चली जाती है। कैश क्रंच में जाने का मतलब क्या है कि उसके पास कैश है नहीं है, और जो डेप्ट वाले हैं वो उससे रेगुलरली इंटरेस्ट के पेमेंट की डिमांड करेंगे। देन उस केस में जो कंपनी का रिस्क अराइज होगा, जो कंपनी में जो रिटर्न होगी वो नेगेटिव होगी, वो किसकी वजह से होगी, वो आपका फाइनेंशियल रिस्क की वजह से होगी। देन उसी फाइनेंशियल रिस्क को हम बोलते हैं आपका जो कंपनी का रिस्क है वो अराइज हो रहा है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। और वो फाइनेंशियल रिस्क आपका टाइप आता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। बेसिकली जो टाइप है अनसिस्टमेटिक रिस्क, उसमें केवल इसके एग्जांपल ही आपको बता रखे हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क के। जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो क्यों अराइज होता है, या तो आपकी बिजनेस रिस्क की वजह से अराइज हो सकता है, जैसे कि आपकी प्रोडक्शन में डिमांड और सप्लाई में कुछ चेंज हुआ, एम्प्लॉइज की स्ट्राइक वगैरह से जो रिस्क अराइज होगा वो अनसिस्टमेटिक रिस्क होगा। या फाइनेंशियल रिस्क, बेसिकली जो आप ज़्यादा मेजरली डिपेंड होते हैं डेप्ट पे, तो आपका कैश फ्लो आपके नेगेटिव चले जाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो रिटर्न है वो डिक्रीज हो जाती है। देन उस टाइप के रिस्क को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो आपका टोटल रिस्क है वो दो एलिमेंट से बन के बना है, एक तो आपका सिस्टमेटिक रिस्क, एक आपका होता है सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क आप कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका मार्केट का रिस्क होता है, मार्केट का रिस्क होता है, और ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर से एराइज होता है। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे इन्फ्लेशन हो गया आपका, इन्फ्लेशन हो गया जैसे आपका, या फिर हम कह सकते हैं आपका परचेजिंग पावर पैरिटी में, और कैसे आपका इन्फ्लेशन है, जैसे कि हम और कुछ एग्जांपल हमने ऊपर लिए थे, जैसे कि आपका ग्लोबल रिसेशन हो गया आपका, या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो राइज कर दिए, वो बढ़ा दिए। तो इस टाइप का जो रिस्क राइज होगा वो हमारा होगा सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क मैंने आपको बताया था, ये जो रिस्क है आपका ये एलिमिनेटेड हो सकता है, आपका रिस्क खत्म हो सकता है। कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बाय डाइवर्सिफाइंग द पोर्टफोलियो। अपना पोर्टफोलियो बनाइए, उसमें काफी सारे स्टॉक्स को इंक्लूड कीजिए, और यदि अगर किसी एक स्टॉक से आपका रिटर्न नेगेटिव हो रहा है, देन आपका जो दूसरा स्टॉक में आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा, देन वो आपको कंपेंसेट कर देगा। तो कहीं ना कहीं आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क काफी लेवल तक आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और जो मैंने आपको टाइप बताए थे, इसके टाइप में बेसिकली आपके एग्जांपल्स ही हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क के।
और सिस्टमेटिक रिस्क में भी इसके एग्जाम्पल ही दे रखे हैं आपको कि जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो कैसे अराइज होता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क आपका कैसे अराइज होता है। तो अब तक हमने जो है आपका रिस्क का डिस्कशन किया है और स्टैंडर्ड डेविएशन का डिस्कशन कर लिया है। इसके आगे का जो डिस्कशन होगा वो होगा हमारा कोवेरिएंस को लेके। तो इस डिस्कशन को कंटिन्यू करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो अभी तक हमने पढ़ा है इसको आप एक बार रिवाइज करें अच्छे से और अच्छे ढंग से इसको समझें। देन उसके बाद ही हम अपना जो कोवेरिएंस का डिस्कशन है उसको स्टार्ट करेंगे और अगले लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन से भी शुरुआत करेंगे, कुछ अपने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं उनको भी लेंगे। सो आज के लिए सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल